हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी 10+2 के लिए सेट नंबर 5। उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के सभी सेट को सॉल्व कर लिया होगा, जिसमें आपको डेली बेसिस पे 50 MCQ दिए जाते हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो इन सभी को अच्छे से ध्यान में रखें। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये कि दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को क्या कहते थे। ध्यान देना है यहाँ पे कि वैष्णव भक्ति संतों को, एक शिव को पूजा करते थे, एक विष्णु भगवान को पूजा करते थे। दोनों को अलग अलग नाम दिया गया और इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था आपको, अविनाश। आप याद रखो, अविनाश। ठीक है, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। जैसे कि अ से जो होगा अलवार संत, जो विष्णु के उपासक थे, पूजा करते थे, और ना का मतलब हो जाएगा जो नैनार थे, वो भगवान शिव को पूजा करते थे। इस तरह से तो वैष्णव यहाँ पे विष्णु की बात कर रहे थे, विष्णु मतलब अलवार संत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की मनसब व्यवस्था के लिए एक अतिरिक्त पद जिसे मसरुत कहा जाता था, मुगल साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा बनाया गया। मनसबदारी तो हम जानते हैं कि अकबर के द्वारा बनाया गया था, लेकिन अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये गलत होगा। यहाँ पे मसरुत जो पद है वो मनसब व्यवस्था के अतिरिक्त एक पद था जिसको औरंगजेब ने स्टार्ट कराया था। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अकबर द्वारा स्थापित तौहीद ए इलाही का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। तौहीद ए इलाही का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो अगर आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन ए। एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करने के लिए जो मुसलमानों और हिंदुओं को स्वीकार्य हो, वही था आपका तौहीद ए इलाही। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में वार्षिक कृषि योग्य भूमि को किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। यानी वार्षिक कृषि योग्य जो भूमि होती थी उसे किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे हम पोलज कहते थे, यानी प्रतिवर्ष जिस भूमि पर खेती की जाती थी वो पोलज कहलाती थी। परती जो था वो 1 से 2 साल तक अगर उस पर खेती नहीं होती थी उसको परती कहते थे। चाचर जो था वो 4 वर्षों तक अगर उस पर खेती नहीं होती तब, और बंजर 5 वर्ष से अधिक भूमि को कहा जाता था। 5 वर्ष तक उस पर खेती नहीं होती थी उसे बंजर के रूप में जानते थे, लेकिन प्रतिवर्ष जिस पर होती थी वो पोलज कहलाता था, पोलज। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष का अर्थ क्या है। बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी। संघ का जो शासन है उसे कहते थे पातिमोक्ष। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुला निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय मुद्रा है। पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बोत्सवाना। बोत्सवाना की मुद्रा को पुला कहा जाता था, कहा जाता भी है। और कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया की मुद्रा रियल होता है। ठीक है, रियल, RIEL लिखता है, रियल। और म्यांमार की तो आपको पता है कि कयात होता है। और पोलैंड की मुद्रा की बात करें तो जलौटी। ठीक है, पोलैंड जलौटी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बोत्सवाना, ऑप्शन ए बोत्सवाना। मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित है। यानी राजस्व को एकत्रित करता था, इकट्ठा करता था, उसे किस नाम से जाना जाता था। समाहर्ता कहते हैं। ठीक है, समाहर्ता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है कि उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है। उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा हाइड्रोलाइजिन। ठीक है, हाइड्रोलाइजिन। हाइड्रोलाइजिन उच्च रक्तचाप को कम करके स्ट्रोक, दिल का दौरा और गुर्दे की समस्याओं को रोकने में ये मदद करता है। और हाइड्रोलाइजिन का इस्तेमाल हम चिंता निवारक के रूप में भी कर सकते हैं, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोलाइजिन। नेक्स्ट है कि सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और सिंधी जो था वो कौन सी भाषा थी, 15वीं भाषा के रूप में इसको शामिल किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 15वीं भाषा के रूप में। और ये 21वां संविधान संशोधन 1967 था, 1967। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है
मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, लेकिन 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया 15वें भाषा के रूप में, और 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को वापस से जोड़ा गया। तब जाकर के 15 और 3 18 हुए। ठीक है, 15 और 3 18 हुए। जबकि 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा अन्य 4 भाषाओं को बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। टोटल जाके 18 और 4 22। अभी वर्तमान में हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें अंग्रेजी अभी तक नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किसने द्वैत शासन नीति को समाप्त किया था। द्वैत शासन नीति को रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था, आप सभी को पता है, और इसको समाप्त वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन नीति को समाप्त किया। आपातकालीन प्रावधान किस देश से आधार पर निर्मित किया गया। आपातकालीन प्रावधान जो है वो किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए, तो जर्मनी के वीमर संविधान। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, जर्मनी के वीमर संविधान, ऑप्शन बी। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि हमारे संविधान में भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकाल प्रबंध किए गए हैं, जिसमें 352 राष्ट्रीय आपात, 356 जो होता है राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात के बारे में बात करता है, और जर्मनी के वीमर संविधान से ये ग्रहण किया गया। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताइए। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं का जो चाल है वो घट जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, अणुओं की चाल घट जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। यानी ठोस से अगर वो द्रव में आ जाता है, सॉलिड से लिक्विड में जाता है, उस अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, गलन। यानी जो ठोस अगर कोई वस्तु है और वो गल करके लिक्विड में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में, तो उससे हम लोग गलन कहते हैं। गल करके तो ये आ रहा ना, लेकिन अगर कोई ठोस है, सॉलिड कोई चीज़ है, और ये डायरेक्ट बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए, और ये अगर वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, वेपर में परिवर्तन, गैसीय फॉर्म में चला जाता है, तब उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सब्लिमेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी करता है कौन, तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। ठीक है, मई 1951 में की गई थी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। उग्रसेन के नाम से किसे जानते हैं, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, और इन्हें अन्य नामों से भी जाना गया, जैसे कि एकराट हो गए, सर्व छत्रांतक के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला जो अधिनियम है किस वर्ष पारित किया गया था, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन ए 1976। सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। सलबाई की संधि, सबसे पहले सलबाई की संधि हुआ कब था, 1782 में, जिसके तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हुआ। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला, तो 1775, ध्यान दीजिए, 1775 से ये आपका 1782 तक चला था, जो कि सूरत के संधि 1775 के द्वारा स्टार्ट हुआ, 1782 सलबाई संधि के द्वारा समाप्त होगा। और अगर आपसे पूछे कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, तो 1803 से 1805। ठीक है, 1803 से 5, और थर्ड की बात करें तो 1818, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट होगा। और अगला जो प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी। स्वतंत्रता के समय भारत में टोटल 565 रियासतें थी, जिसमें से 562 को शामिल किया गया। यहाँ पे पढ़ते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के समय भारत में मौजूद 565 रियासतों में से 562 को भारत में शामिल करने का काम किया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़कर के सभी रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी। हैदराबाद ने एक स्वतंत्र राज्य की मांग की और भारत में शामिल होने से मना किया था।
तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान में रखिएगा कि 3 रियासतें जो थी वो शामिल नहीं हुई थी, लेकिन बाकी 562 रियासतें शामिल की गई थी, राइट। चलिए, मतलब शामिल तो 562 को किया गया, टोटल 565 था। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, क्या बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली बेसिमुल यानी सरपल्स वैल्यू के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी प्रणाली बेसिमुल सरपल्स वैल्यू के सिद्धांत पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा पूंजीवाद, ठीक है, पूंजीवाद। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो भी समानुपाती आई आप जानते हैं, जो कि भी बराबर आई आर बनता है। तो यहाँ पे वोल्ट और धारा, ठीक है, वोल्टता और धारा दोनों के बीच संबंध को दर्शाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है। अगला है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। सघन से विरल माध्यम में, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तब। तो चलिए ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। अगर जल और कांच की तुलना करें तो जल और कांच की तुलना में अगर हम देखें वाटर और ग्लास, ठीक है, तो जल और ग्लास की तुलना में ज़्यादा डेंसर कौन होगा। ज़्यादा डेंसर आपका हो जाएगा ये, ठीक है, ज़्यादा डेंसर ग्लास होगा। तो ये तो हो गया किससे, ये हो गया आपका विरल से सघन माध्यम में जा रहा, तो ये तो होगा नहीं, नहीं हो सकता। वायु से जल की बात करें तो वायु यानी कि अगर हम एयर की बात करें, एयर से और फिर से वाटर, तो फिर से देखिए ये हमारा डेंसर मीडियम हो जा रहा है, तो ये भी आपका उल्टा होगा, ये भी नहीं होगा। अगर हीरे से कांच में जाए, देखिए हीरा अगर हम डायमंड की बात कर रहे हैं और एक तरफ ग्लास की बात करें, तो दोनों की तुलना में देखिए ज़्यादा सघन कौन है, तो ज़्यादा सघन यानी ज़्यादा डेंसर आपका डायमंड होगा। तो सघन से विरल में जाएगा तभी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर हमारा बनेगा, करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ठीक है। उसी तरह से ये भी आपका उल्टा होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर सी बनेगा, राइट। समझ में आ गया, सघन से विरल में जाना चाहिए। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जिंक ब्लेंड, ठीक है, जिंक ब्लेंड ऑप्शन सी। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब, जिसमें वरिष्ठ नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। तो वो था आपका पहला 9 दिसंबर 1946, जो कि दिल्ली में आयोजन किया गया था। और उसके 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद जी को इसके स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, राइट। तो इन तीनों चीज़ों को याद रखिएगा। और 22 जनवरी 1947 को जाकर के उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी। तो ये सब के सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से हैं आते हैं, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो कहाँ से हैं। तो पशुओं और मनुष्यों की श्वसन की क्रिया से, बिल्कुल सही। ईंधन के जलने से, ये भी सही है। और ज्वालामुखीय गतिविधियों से, तीनों के तीनों पॉइंट सही है। वायुमंडल में जो CO2 आता है वो इन तीनों प्रक्रियाओं से आ जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, विवेल योजना और अगस्त जो प्रस्ताव है, इसको कालक्रम के अनुसार हमें अरेंज करना है। तो आप कोशिश करिए कि क्या सही आंसर बनेगा। देखिए अगर सबसे पहले अगर हम देखें तो ये आपका क्रिप्स मिशन 42 है, कैबिनेट मिशन 46, वेवेल योजना आपका 44-45 आता है और अगस्त ये 40 आता है। तो 40 तो अगर हम देखें तो सबसे पहले 4 से स्टार्ट होगा, तो 4 से हमारा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट में 2 तो क्लियर हो ही गया कि 2 आपका ये 46 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है, 46। लेकिन बचा आपका 42 और ये आपका बीच में। तो यानी अगर हम देखें तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बन जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए हम अच्छे तरीके से यहाँ पर देखते हैं सब कुछ। अगस्त ऑफर, यानी अगस्त जो ऑफर है वो 8 अगस्त 1940 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पेश की गई थी।
जिसमें भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का वादा किया गया था, जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल किया गया था। ठीक है, और भारत को डोमिनियन स्टेट के रूप में बात करने की बात कही गई थी। इसके बाद एक क्रिप्स मिशन जो भारत आया था मार्च 1942 में। विवेल योजना 14 जून 1945 को पेश की गई थी और कैबिनेट मिशन योजना 46 में। तो आप अगर अरेंज करना चाहें तो यहाँ पे अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किसने कन्नड़ शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमा की रचना की है। तो कवि राजमा की रचना अमोघ वर्ष के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी होगा अमोघ वर्ष। यहाँ पे इनके बारे में अच्छे से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी। दीवाने बंदगान की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, क्योंकि हमने इनके बारे में एक ट्रिक याद किया था, खैबा। ठीक है, खैबा भोजपुरी मैंने आपको याद कराया हुआ है। तो ख से खैरात, दीवाने खैरात, ई से दीवाने इस्तिहाक और ब से दीवाने बंदगान। ये तीनों के तीनों एफएसटी की है, यानी एफएसटी खैबा, इस तरह से हमने याद कराया था। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है। राख का टीला जो है वो कर्नाटक के संगनकल्लू से प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या है अगला प्रश्न है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध तो 14 से 16 के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध चला और उस वक्त लॉर्ड कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ना कि वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स पहले ही थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय था। ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे। जागीर संकट को प्रतिपादित करने वाले जो प्रथम इतिहासकार थे वो हैं सतीश चंद्र। ऑप्शन डी सतीश चंद्र। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा है ना, तो मैकाले का जो कि विवरण पत्र, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा 1835। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला सवाल है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया था। केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया और वो है आपका कथकली। ऑप्शन बी कथकली। केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न कि दिल्ली का सुल्तान जो कि दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात दान विभाग स्थापित किया था, वो कौन था। तो दीवाने खैरात अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एफएसटी खैबा यानी फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। राइट। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। उत्तर मेरूर शिलालेख का संबंध किस वंश से है जहां से हमें उनके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तर मेरूर शिलालेख से चोल वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलेगा। ऑप्शन सी। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में विचार करें। यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया, तीनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट की भू राजस्व की दर उपज का 1/10 था, जो कि गलत है, 1/6 था। ठीक है। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशभग कहा जाता था, ये सही है। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को पड़ कहते थे, ये भी गलत है, क्योंकि पैगोडा के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे केवल और केवल 2 सही होगा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। और इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह कहा जाता था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हुड या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं परदेश या फिर पैगोडा के रूप में उल्लेखित किया गया। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप तथा फड़म कहा जाता था। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फड़म क्या था। मध्यकालीन भारत में फड़म के नाम से किसे जानते थे, तो ये सिक्के के लिए संदर्भित एक शब्द था। चांदी के छोटे सिक्के को तार कहलाते थे, तार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट वन की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो एक तरफ उनकी रचनाएं हैं और उनकी एक तरफ रचनाकार हैं। तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो हर्षचरित्र और कादम्बरी हम जानते हैं कि ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, यानी फर्स्ट का 4। तो फर्स्ट का 4 तो 3 जगह मिल रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मिलान करते हैं। जैसे कि सिंगार शतक की बात करें तो सिंगार शतक किसके द्वारा, भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया, यानी 2 का 2 के साथ। तो एक ही मिल रहा है, ऑप्शन 2 का 2, और कहीं मिल नहीं रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए।
सूर्य सतह की बात करें तो ये मयूर लिखा है, और रत्नावली ये आपका हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। रत्नावली जो हो जाता है ये हर्षवर्धन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिवर्धन का अर्थ है, अतिवर्धन का संबंध किससे है? अतिवर्धन कोशिकाओं की संख्या में असामान्य जो वृद्धि होती है उसे हम लोग अतिवर्धन कह सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन जो बहुप्रभावों को प्रदर्शित करती हैं वह क्या कहलाती हैं? जिन जो बहुप्रभावों को प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? तो पॉलियोट्रॉपिक कहते हैं। पॉलियोट्रॉपिक, ऑप्शन बी पॉलियोट्रॉपिक। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती हैं? सेलुलोज भित्ति जो किसके सेलों में पाई जाती हैं? सेलुलोज भित्ति पौधों की कोशिकाओं भित्ति को मजबूती और कठोरता देने का काम करती हैं, यानी पौधे यहाँ पे करेक्ट होगा। और अगर आपसे पूछ ले कि सेलुलोज जो है इसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र, तो C6H10O5 ये आपका होल एन होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य को माना जाता है। और जीवद्रव्य की खोज जो है यानी प्रोटोप्लाज्म की जो खोज की गई थी डुजार्डिन ने किया था 1835 में, तथा इसका सार्कोड नाम रखा था, लेकिन बाद में पुरकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में प्रसारित मर्मिकोसिस किसके माध्यम से होता है? देखिए मर्मिकोसिस जो है इसे हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं, और कभी कभी इसको जाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। जाइगोमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस, ये जो होता है वो रक्त के माध्यम से होता है। ऑप्शन ए होगा, रक्त के माध्यम से। हिंदू और स्वदेश मित्रन समाचार पत्रों की स्थापना किसने की थी? हिंदू और स्वदेश मित्रन समाचार पत्रों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और उनका नाम है जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी की अनुमति देने के लिए राजी किया? नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी की अनुमति देने के लिए राजी कराया, कौन थी वो? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, कि किस प्रांत को कभी पूर्व का अन्न भंडार कहा जाता था जिसे स्थायी बंदोबस्त द्वारा बंजर बना दिया गया? स्थायी बंदोबस्त द्वारा बंजर बना दिया गया, और वो था बंगाल। ऑप्शन बी। स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था, किसके समय में हुआ था, आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित पार्टी का नाम क्या था? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित जो पार्टी थी उनका नाम था भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन बी होगा। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, जैसे कि देखिए भारतीय रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको संक्षिप्त में RCPI के नाम से जानते हैं, भारत में एक राजनीतिक दल है। पार्टी की स्थापना 1934 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI से अलग होकर के सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा कम्युनिस्ट लीग के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? यानी किसी देश का आर्थिक जो विकास है वो किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर, ये सभी के सभी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी, इन सभी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में पोडू भूमि के दस्तावेज देने की प्रक्रिया शुरू की है? पोडू भूमि जो होता है वो जंगल को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है, उसको पोडू कहा जाता है। पोडू, तो ये तेलंगाना की सरकार ने हाल ही में ऐसा किया। ऑप्शन सी तेलंगाना। अगला प्रश्न है 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में बात की जा रही है। पहला पॉइंट, इस दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया गया था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, जबलपुर में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस वर्ष का विषय था योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम इस वर्ष का थीम था। यानी तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 निम्न में से किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा,
और इसी तरह की रोज़ाना आप टेस्ट अगर देना चाहते हैं ऑनलाइन मोड में, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे डेली ऑनलाइन मोड में टेस्ट आपको दिया जाता है। गूगल फॉर्म में आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन मोड में ऑप्शंस के साथ टिक लगा करके सबमिट करके अपना स्कोर देख सकते हैं और रैंक और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ से आप बाद में रिविजन भी कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 59 रुपये पे करने होते हैं। ये 1 महीने का सेट चलता है, प्रत्येक महीना हमने स्टार्ट कर रखा है, प्रत्येक महीना ये चलता है। तो फिलहाल आपको 31 जनवरी तक के लिए इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। मंडे से सैटरडे तक ये ग्रुप चलता है, जिसमें आपको एग्जाम्स के पैटर्न पे 50 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे कराए जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे 75 क्वेश्चंस चल रहा है, यानी 50 क्वेश्चन जीके जीएस का और 25 क्वेश्चन स्पेशल साइंस का चलता है। तो ये आपके लिए 75 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे चल रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं और यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चंस का लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है। टेलीग्राम में मैंने लिंक डाला था डेमो के लिए, आप जाकर के चेकआउट भी कर सकते हैं। पेमेंट अगर आपको करना हो तो पेमेंट करने के लिए 93 42 85 15 38 पर 59 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, टाइमिंग जो आपको देखने को मिल रहा है वो 9:30 है। इस टाइम पे अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो आप रैंक भी देख पाएंगे, लेकिन लिंक हमेशा एक्टिव रहता है, जब चाहे तब आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।